भारत में हमेशा प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान रहा है। प्रकृति का पोषण हमारे देश का आधार है। प्रकृति का संरक्षण और विकास साथ साथ चलें, ये हमारे देश के मूल में हमेशा से ही रहा है। हमारा देश और इसकी महान सोच, जहां धरती को माता कहा जाता है, धरती माँ के समान है। प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन करती है और हमारी दुनिया में नए नए रंग भी भरती है। ये सोच आज की नहीं है, ये वेदों से चली आ रही है। अथर्ववेद में कहा गया है कि पृथ्वी हमारी माता है और हम सब इसके बच्चे हैं। ये विश्वास सदियों से हमारी जीवन शैली का हिस्सा बना हुआ है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्राचीन ज्ञान को मजबूत और व्यवहारिक कार्रवाई में बदल दिया गया है। भारत वैश्विक जलवायु प्रयासों में अनुयायी से आगे बढ़कर एक नेता बन गया है। स्पष्ट नीतियों, सार्वजनिक भागीदारी, स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता के लिए एक मजबूत प्रयास के माध्यम से सरकार सभी के लिए एक हरित, स्वस्थ और अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। भारत 2014 के बाद वैश्विक जलवायु वार्ता में एक अहम भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। अनेक संकटों में से एक संकट की चर्चा ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज। इसका हल क्या है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इसलिए भारत ने शुरू किया मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का अर्थ है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ। पिछले साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाने के साथ की थी, जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी को माताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ जोड़ने वाली एक अनूठी पहल है। इस अभियान के अंतर्गत 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। दिसंबर 2024 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत का वन क्षेत्र 2013 में 6,98,712 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 7,15,343 वर्ग किलोमीटर हो गया है। देश का कार्बन सिंक 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुंच गया है, जो 2005 से 2.23 बिलियन टन बढ़ा है। ये प्रगति भारत के NDC लक्ष्य 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन के अनुरूप है, जो वन संरक्षण और आग की घटनाओं में कमी को दर्शाता है। 1971 में ईरान के रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ। भारत 1 फरवरी 1982 को इस सम्मेलन में शामिल हुआ। 1982 से 2013 तक 26 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। 2014 से 2024 के बीच भारत ने 59 और स्थल जोड़े हैं। 2024 तक देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 85 हो गई है। यह आर्द्र भूमि संरक्षण पर भारत के बढ़ते फोकस को दिखाता है। प्रकृति का संरक्षण भारत के मूल में है। भारत में ये मान्यता है कि नदियां और जीवन साथ साथ चलते हैं। भारत में नदियां पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन रेखाएं हैं, जो जैव विविधता, कृषि और समुदायों का समर्थन करती हैं। गंगा के बढ़ते पारिस्थितिक क्षरण को रोकने के लिए भारत सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया है। इसी तरह भारत में लगातार पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर दिशा में काम किया जा रहा है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कम से कम 3,682 बाघ हैं। अब यहाँ दुनिया की जंगली बाघ आबादी का 75% से ज्यादा का हिस्सा रहता है। प्रोजेक्ट चीता दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बड़ी जंगली मांसाहारी ट्रांसलोकेशन परियोजना है। इसका उद्देश्य विलुप्त हो चुके चीतों को भारत में फिर से लाना, पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। प्रोजेक्ट चीता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए
8 जंगली चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। प्रोजेक्ट लायन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को एशियाई शेरों के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में की गई थी। ये पहल आवास विकास, रोग नियंत्रण और समर्पित शेर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पर केंद्रित है। पर्यावरण संरक्षण में अब बात ब्लू फ्लैग पहल की। ब्लू फ्लैग पहल 1985 में फ्रांस में पर्यावरण प्रबंधन, सुरक्षा और टिकाऊ पर्यटन में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में शुरू हुई थी। 1987 में 10 यूरोपीय देशों को पहला ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिससे औपचारिक इको लेबल के रूप में इसकी शुरुआत हुई। भारत वर्ष 2018 में ब्लू फ्लैग कार्यक्रम में शामिल हुआ। भारत की पर्यावरणीय सफलता व्यापक वृक्षारोपण, गंगा की गहरी सफाई से लेकर वैश्विक अक्षय ऊर्जा दिग्गज बनने, चीतों को फिर बसाने से लेकर सौर ऊर्जा से गांवों को ऊर्जा देने तक नई कथा लिख रहा है, जो विरासत को नवाचार, स्थानीय कार्रवाई को वैश्विक नेतृत्व और दूरदर्शिता के साथ जोड़ती है। भारत का हरित परिवर्तन केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं है, ये लोगों का आंदोलन है, एक वैश्विक प्रतिबद्धता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वादा है सुरक्षित, संरक्षित भविष्य का। जब हम एक कदम प्रकृति की तरफ बढ़ाते हैं तो वो हमें भविष्य का रास्ता दिखाती है। ये कहीं लिखी या कही गई बात नहीं है, ये भारत की सोच है। कभी कहा जाता था कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन भारत ने इस बात को कहीं ना कहीं गलत साबित कर दिया है। भारत विकास भी कर रहा है और पर्यावरण का संरक्षण भी। अब भारत अपनी सोच और कामों से नई लकीर खींच रहा है। भारत सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन पर केंद्रित स्वच्छ ऊर्जा पहलों के माध्यम से टिकाऊ भविष्य की राह में आगे बढ़ रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा तक पहुंच को बढ़ाना और ग्रामीण और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और जैसे अभी सदगुरु जी ने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के निर्माण का नेतृत्व किया है। पिछले वर्ष भारत ने यह भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस की ओर से 2015 में COP21 में लॉन्च किया गया था। ये ऊर्जा पहुंच और जलवायु परिवर्तन के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक मंच है। इसका मुख्यालय भारत में है। इसके 105 सदस्य देश हैं और इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 MMT वार्षिक क्षमता हासिल करना है, जिसमें 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख नौकरियों का सृजन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना शामिल है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की 5 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की। ये दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल है। कम आय वाले परिवारों को लाभ पहुंचाने पर केंद्रित इस योजना ने अप्रैल 2025 तक 11.88 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पहुंचा दिया है। आदर्श सौर ग्राम के तहत सौर और ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक सौर ऊर्जा संचालित मॉडल गांव विकसित किया जा रहा है।
800 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रत्येक चयनित गांव को केंद्रीय वित्तीय सहायता में 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में सौर ऊर्जा संचालित ग्रामीण विकास के अनुकरणीय मॉडल बनाना है। मार्च 2019 में शुरू की गई पीएम कुसुम योजना सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई प्रणालियों का समर्थन करके कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देती है। ये नए सौर पंपों और मौजूदा पंपों को सौर ऊर्जा से भरने के लिए 30% से 50% केंद्रीय सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का लक्ष्य आने वाले वर्षों में 49 लाख कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है, जिससे किसानों को विश्वसनीय ऊर्जा मिल सके और कार्बन उत्सर्जन में कमी आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई उजाला योजना एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट्स और पंखे वितरित करके ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है। 6 जनवरी 2025 तक उजाला योजना ने 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकना और वनों के संरक्षण के लिए मिलकर काम करना होगा। जीवाश्म ईंधन के विकल्प तलाशने और बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस दिशा में भारत की सोच से दुनिया की सोच लगातार मिल रही है। पेरिस में COP21 में भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने का संकल्प लिया था और नवंबर 2021 में समय से पहले ये लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली लॉन्च किया, जिसमें टिकाऊ आदतों को प्रोत्साहित किया गया और बेकार उपयोग की तुलना में विचारशील उपभोग को बढ़ावा दिया गया। भारत ने जलवायु कार्रवाई के लिए 5 प्रमुख लक्ष्य पंचामृत भी पेश किया। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। पिछले साल बाकू में COP29 में भारत ने वैश्विक भागीदारी के माध्यम से जलवायु अनुकूलन और स्वच्छ ऊर्जा में अपनी प्रगति का प्रदर्शन किया। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और अब तक की सबसे अधिक वार्षिक क्षमता वृद्धि हासिल की है। ये प्रगति स्वच्छ हरित भविष्य के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता को दिखाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट की वृद्धि की है, जिससे कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 220.10 गीगावाट हो गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 198.75 गीगावाट थी। ये 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन लक्ष्य की दिशा में मजबूत प्रगति को दिखाता है। भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में 25.46 गुना वृद्धि देखी गई है।
जो 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर अप्रैल 2025 में 71.78 गीगावाट हो गई। सौर टैरिफ में 65% की गिरावट आई, जो 2014-15 में 6.17 रुपए किलोवाट से घटकर 2024-25 में 2.15 रुपए किलोवाट दुनिया में सबसे कम हो गई है। पवन ऊर्जा क्षमता में 2.38 गुना वृद्धि हुई है, जो मार्च 2014 में 21.04 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में 50.04 गीगावाट हो गई। सरकार ने 2030 तक 140 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा क्षमता में 2014 से 84% की वृद्धि देखी गई है, जो 2025 में 4.78 गीगावाट से बढ़कर 8.78 गीगावाट हो गई है। सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारत अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में 7वें स्थान पर है। ये स्वच्छ ऊर्जा में इसके बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। खेती किसानी की ऐसी तस्वीरें दुनिया के हर कोने में देखने को मिल जाती हैं। भारत में आज भी करीब 60% खेतीहर जमीन सिंचाई के लिए मॉनसून पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि देहातों में पर्यावरण के साथ लोगों का सीधा जुड़ाव रहता है। लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी के इर्द गिर्द घूमता है और लोग रोजी रोटी के लिए प्रकृति पर टिके रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पर्यावरण में आने वाले किसी भी बदलाव का सबसे ज्यादा असर दुनिया की ग्रामीण आबादी पर पड़ेगा। ताजी हवा, साफ पानी, हरियाली, पहाड़, नदियाँ, ये ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अरबों डॉलर खर्च करके भी इसे हासिल नहीं किया जा सकता। दुनिया में हर साल लाखों लोगों की मौत जहरीली हवा की वजह से होती है। कोशिश ये है कि प्रकृति के महत्व को लोग समझें और इसके संरक्षण के लिए कदम बढ़ाएं। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को लागू करने की दिशा में ये भी महत्वपूर्ण है। सतत विकास के 14वें और 15वें लक्ष्य को इसके बगैर हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। इसके तहत हवा, पानी, जमीन और इकोसिस्टम को बचाए रखने का संकल्प लिया गया है। कई मुद्दों को थीम बनाकर संयुक्त राष्ट्र ने इसके प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया और हर साल थीम के इर्द गिर्द कई अभियान चलाए गए। 16 जून 1972 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन में पर्यावरण के विषय पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पहली बार एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया। इसके बाद 15 दिसंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित कर हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का ऐलान किया। तय हुआ कि इस दिन दुनिया भर में पर्यावरण की वर्तमान चुनौतियों और समाधान पर चर्चा हो। इस तरह 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण दिवस मनाते हुए करीब 5 दशक हो चुके हैं, लेकिन पर्यावरण पर चिंताएं जस की तस बरकरार हैं। पर्यावरण पर नई नई चुनौतियां पैदा होती रही हैं और पुराने मुद्दे भी अब तक कायम हैं। ऐसे में प्रदूषण, अक्षय ऊर्जा, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों पर बार बार संयुक्त राष्ट्र जागरूकता अभियान चला रहा है। समावेशी विकास लक्ष्य को भी इससे जोड़ा गया है।